हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 27 फरवरी 2026 को होने वाले 11th क्लास के बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट्स हायरार्किकल रिलेशनशिप इन टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? जीनस, फैमिली, ऑर्डर। देखिए इसमें जीनस से ऊपर जो फैमिली आती है, फैमिली से ऊपर जो ऑर्डर है, तो ए वाली ऑप्शन ही ठीक है, बी वाली ठीक नहीं है। स्पीशीज़ से ऊपर ऑर्डर नहीं आता, ये रॉन्ग हो गया। क्लास से ऊपर ऑर्डर, ऑर्डर से ऊपर फाइलम नहीं आता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ऑर्डर से ऊपर फाइलम, फाइलम से ऊपर, ये भी रॉन्ग है। तो ए ऑप्शन है, सही आंसर है। जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर। अगला क्वेश्चन देखिए। कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज एज ए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज सपोर्टेड बिकॉज स्पीसीज शोज मैक्सिमम डाइवर्सिटी नहीं, मैक्सिमम डाइवर्सिटी शो नहीं करती स्पीसीज। शोज इंटरब्रीडिंग विद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ये ऑप्शन सही है। हैज़ वाइडेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं है। इंक्लूड्स मैनी जनरा, नहीं, स्पीसीज में बहुत से जनरा नहीं होते, तो बी ऑप्शन सही है। शोज इंटरब्रीडिंग विद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। थर्ड क्वेश्चन देखिए। द एपिब्लेमा इन यंग रूट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल मेनली इन वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू द रूट हेयर, क्योंकि रूट में जो होता है, रूट का जो फंक्शन होता है वो अब्जॉर्प्शन का ही होता है, वाटर और मिनरल्स का। तो जो है मेन जो इसका हो गया वाटर अब्जॉर्प्शन थ्रू रूट हेयर आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन है। सेल इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ बिकॉज ऑल फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स अराइज फ्रॉम सेलुलर एक्टिविटी, जितने भी फंक्शन होते हैं वो सब सेल की एक्टिविटी के कारण ही होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांचवा। सेल वाल इज एब्सेंट इन एनिमल बिकॉज, एब्सेंट क्यों होती है एनिमल सेल में? बिकॉज एनिमल सेल्स रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि एनिमल सेल उसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए उसमें सेल वाल एब्सेंट होती है। और सेल वाल रिजिड होती है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए एनिमल सेल्स में ये एब्सेंट होती है, तो बी ऑप्शन सही आंसर है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू द स्टोमेटा इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, तो ये आ जाएगा बी ऑप्शन, ट्रांसपिरेशन। जो ये ट्रांसपिरेशन वाला है ये अपने सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी जो सातवां क्वेश्चन है, सेवन्थ क्वेश्चन है, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑर्गन, ये भी सिलेबस में नहीं है, तो ये लीवर है, बी ऑप्शन सही आंसर, ये भी सिलेबस में नहीं है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन टेक्स प्लेस इन, जो फिल्ट्रेशन होती है ब्लड की वो नेफ्रॉन में कहाँ होती है? तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर होते हैं, ग्लोमेरुलस होते हैं उधर, वो उसकी फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन ब्लड इज हीमोग्लोबिन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये, हीमोग्लोबिन आ जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर है इसका। नेम द ग्रुप ऑफ एल्गी इन विच फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, तो ये रेड एल्गी है, रेड एल्गी आ जाएगा जिसमें फ्लोरिडीन स्टार्च होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेम द पेरेन्काइमा टिश्यू दैट कंटेन्स लार्ज कैविटीज एंड हेल्प्स इन बायोनेंसी इन द हाइड्रोफाइट्स, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, पेरेन्काइमा इसका आंसर आएगा। नेम द सेल ऑर्गेनल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन लीवर सेल्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन का। ये भी 9th का क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं है। मेन साइट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। पुष्प का नर, द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड स्टेमन सेंट्रोशियम, जो भी है वो भी लिख देना। 15th क्वेश्चन है। मानव इज फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कौन है? न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन। अगला देख लेते हैं 16th क्वेश्चन।
ऑक्सीजन डिफ्यूजेस फ्रॉम एल्वुलाई इनटू द ब्लड, यानी ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाता है एल्वुलाई से ब्लड, ये ठीक है, राइट है ये। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ हायर इन द एल्वुलाई देन इन द ब्लड, ये भी सही है। तो इसका जो ए ऑप्शन सही है। ए का मतलब है कि बोथ आंसर assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion A, तो ए इसका सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है इंक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनीज, हाँ ये सही है, ये वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। रीज़न क्या है? ADH डिक्रीजेज परमेबिलिटी इन ट्यूब्यूल्स, ये रोंग है, फॉल्स है। तो इसका जो है सी जो है आंसर है, राइट आंसर है, सी ऑप्शन इज राइट आंसर है कि ए असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ फॉल्स। 18th देख लेते हैं। इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज लेवल आफ्टर मील, ये सही बात है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो कर देता है। इंसुलिन स्टिमुलेट्स द कन्वर्जन, क्या कैसे करता है? ये कन्वर्ज कर देता है ग्लूकोज को इनटू ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, ए ऑप्शन इज सही आंसर। यानी कि दोनों ट्रू हैं और जो आर है रीज़न है वो इसका सी एक्सप्लेनेशन है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा इसका। अब सेक्शन भी स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें सभी क्वेश्चंस तो है 2 मार्क्स के हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। पहला है डिफाइन टैक्सोनॉमी, राइट मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ लिनियस, टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन देनी है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है, उसको आइडेंटिफाई करके उसकी नोमेनक्लेचर करनी है, नोमेनक्लेचर करने के बाद उसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो इस तरह से ये टैक्सोनॉमी हो जाएगी। फिर कंट्रीब्यूशन ऑफ लीनियस का कंट्रीब्यूशन क्या है? लीनियस ने क्या किया था? उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम प्रपोज किया था, तो ये उसका मेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन टैक्सोन, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ टैक्सा एट डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स, 2 एग्जांपल देने हैं टैक्सोन के। तो इसमें देखिए टैक्सोन क्या है? टैक्सोन एक तरह से साइंटिफिक टर्म है फॉर कैटेगरीज के लिए। किसके लिए है? कैटेगरीज के लिए। और टैक्सोन क्या है? एक ऐसी कैटेगरी है जो विच हैव सम फीचर्स, जिसके कुछ फीचर्स होते हैं और जो उसके एसोसिएटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने किसी टैक्सोन का नाम आर्थ्रोपोडा मान लीजिए कैटेगरी का हमारे दिमाग में आया, तो आर्थ्रोपोडा का जो है नाम लेते हमारे दिमाग में क्या आएंगी कि भाई इंसेक्ट्स हैं, उनके जॉइंटेड लेग्स हैं, एंटीना है, इस तरह से उसके करैक्टर आ जाएंगे। तो आर्थ्रोपोडा क्या हो गया? एक टैक्सोन हो गया। और ये जो टैक्सोन है ये क्लासिफिकेशन की यूनिट भी होती है, विच रिप्रेजेंट्स एनी ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मतलब लाइफ किसी भी, जैसे कि स्पीसीज लेवल पे भी ये क्या करेगा? रिप्रेजेंट कर सकता है, जीनस लेवल पे भी कर सकता है, किसी भी क्लास लेवल किसी पे भी ये टैक्सोन है, ये ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल दिए हमने, 2 एग्जाम्पल हैं। एक तो एनिमल्स का है, एनिमल्स में देखिए एग्जाम्पल है मैमल्स, डॉग्स, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, 3 बातें हो गई, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स। देखिए डॉग्स एनिमल भी है और मैमल भी है, ये तीनों टैक्सा हो गए, और ऑल टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल आते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा 2 हाथ है, 4 लिम्ब है, हैंड लिम्ब है, इस तरह से। मैमल्स की बात आ जाएगी तो हेयर स्किन है, वो अपने उसमें टिट्स हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं। डॉग्स में तो इस तरह से डॉग्स के का नाम लेते हैं, हमारे दिमाग में डॉग्स के फीचर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये 3 डिफरेंट लेवल पे जो है, ये एग्जांपल हो गया टैक्सा का कि हमने डॉग को 3 डिफरेंट लेवल पे कर दिया। एनिमल्स है, डॉग, मैमल्स है, और डॉग तो नाम हो ही गया। एक एग्जांपल प्लांट्स का ले लेते हैं। प्लांट्स में देख लीजिए, प्लांट्स मोनोकोटिलिडनी व्हीट। प्लांट्स का जैसे ही हम नाम लेते हैं हमारे दिमाग में फीचर्स आ जाते हैं। प्लांट्स पत्तियां होती हैं, जड़ होता है, तना होता है, पत्तियां हरी होती हैं, इस तरह से ये प्लांट के फीचर आ गए, तो प्लांट्स भी एक टैक्सा हो, प्लांट टैक्सोन हो गया।
मोनोकोटिलिडनी यानी कि हमने मोनोकोटिलिडनी का नाम लेते हमारे ये दिमाग में आया कि इसकी को एक सिंगल कोटिलिडन होगा इसमें। फिर व्हीट आ गया, जैसे व्हीट आते ही हमारे दिमाग में आ जाएगा गेहूं के बारे में क्या क्या करैक्टर होते हैं। तो व्हीट प्लांट भी है, मोनोकोटिलिडनी है, तो इसका ये टैक्सोन एट डिफरेंट लेवल पे हो गया। तो इस तरह से ये प्लांट किंगडम हो गया। मोनोकोटिलिडनी जो है इसकी वो होगी फैमिली हो गई। व्हीट जो है इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इस तरह से ये तीनों हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। तो ये टैक्सोन को आप ऐसे समझा सकते हैं डिफरेंट लेवल के 2 एग्जाम्पल देकर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स रूट्स। रूट्स में डिफरेंस बताना है हमने। तो जो रूट्स होती हैं उनका जब टीएस देखते हैं तो उसमें मोनोकोटिलिडन्स में क्या होता है, जो जाइलम बंडल्स होते हैं वो 6 से ज़्यादा मिलेंगे हमें, उस कंडीशन को पोलियार्च बोलेंगे। पहली पहचान क्या है मोनोकोटिलिडन्स रूट की, कि उसमें जो जाइलम, हम वस्कुलर बंडल देखेंगे, वस्कुलर बंडल में जो जाइलम का बंडल होता है वो 6 से ज़्यादा होंगे, पोलियार्च होंगे। और जो डाइकोटिलिडन रूट होंगे उसमें 2 से 4। तो यहीं से पहचान में हो जाएगी हमें कि जिसमें 2 से 4 हैं डाइआर्स 2 ये है। तो 2 से 4 वाले का हम समझ जाएंगे कि डाइकोटिलिडन्स है, और 6 से ज़्यादा है तो समझ जाएंगे कि मोनोकोटिलिडन रूट्स हैं। सेकंड है जो मोनोकोटिलिडन्स में वो जो पिथ होती है वो लार्ज होती है, वेल डेवलप्ड होती है। मोनोकोट में जो है पिथ बड़ी होगी और अच्छे से डेवलप्ड होगी। जो डाइकोटिलिडन में पिथ स्मॉल होती है और न के बराबर होती है। तीसरा है जो रूट मोनोकोट रूट होती है उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, तो इसमें कैमियल रिंग नहीं मिलेगी हमें। और जो डाइकोट रिंग होती है इसमें कैमियल रिंग प्रेजेंट होगी लेटर स्टेज पे, स्टार्टिंग में तो नहीं होती लेकिन बाद में आ जाती है और फिर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, यानी उसकी गर्थ जो रूट की मोटाई है वो बढ़ जाती है सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। तो ये मोनोकोट में नहीं होता, ये डाइकोट में होता है। तो ये इस तरह से डिफरेंस लिख देना। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट टू फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फंक्शन देख लेते हैं। एक तो मेन तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो राइबोसोम RER पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम होते हैं वहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। दूसरा होता है ये स्मूथ में जो होता है वो लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। ये पीछे आया भी था इसी भी क्वेश्चन में। अगला देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ गार्ड सेल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस बहुत क्वेश्चन आए हैं 11वीं के उसमें एग्ज़ाम में। ये जो 23वां क्वेश्चन भी है हमारे सिलेबस में नहीं है। राइट नेम ऑफ 2 डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड देयर फंक्शंस। ये है ही नहीं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे उसमें, और ना ही ट्रांसपोर्ट का है हमारे सिलेबस में। तो इसके ऑप्शन में जो आया है 23वें वाले के ऑप्शन वाला देख लेते हैं। नेफ्रॉन है, ये सिलेबस में है। वट इज़ नेफ्रॉन, राइट इट्स मेन फंक्शन। नेफ्रॉन क्या है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की, और क्या फंक्शन है इसका, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है, और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ये इसके फंक्शन हो जाते हैं। आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस, 2 अंतर लिखने हैं। ये भी 10th का बेस के क्वेश्चन हैं ये। आर्टरीज क्या होती है, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेन्स they carry deoxygenated blood from different parts of the body to the heart. They have arteries have thick muscular and elastic walls, और इसकी जो है thin less muscular और less elastic walls होती हैं veins की। तो इस तरह से हम दे देंगे। डिफ्रेंशिएट बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन, ये भी सिलेबस में नहीं है। ट्रांसपिरेशन की तो पीछे डेफिनेशन भी आ गई इसी को पीछे क्वेश्चन में। और गटेशन का क्या होता है, ये विनलेट से जो है पत्ती से ड्रॉपलेट्स की, वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जो है वाटर निकलता है। ट्रांसपिरेशन में वेपर की फॉर्म में निकलता है थ्रू स्टोमेटा। तो ये सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन। अगला देखते हैं। सेक्शन सी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन सी ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन से, इसमें सभी जो क्वेश्चन हैं 3 मार्क्स के हैं। तो पहला देख लेते हैं, राइट 3 स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के करैक्टर बताने हैं। अब जैसे देखो आर्थ्रोपोडा दिमाग में आ गया तो इसमें जो बॉडी होती है ये इंसेक्ट्स के बारे में इसमें ज़्यादा इंसेक्ट होते हैं,
और लार्जेस्ट फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। इसकी बॉडी जो है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से कवर होती है। सेकंड है इसकी बॉडी में सेगमेंटेड होती है। सेगमेंटेड माने हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में अलग अलग डिवाइडेड होती है। थर्ड है दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडिजेस। इसका यूनिक फीचर्स है ज्वाइंटेड अपेंडिजेस के कारण इसका नाम पड़ा है, ज्वाइंटेड अपेंडिजेस के कारण। एक्सक्रीशन जो है टेक्स प्लेस थ्रू द मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इसमें एक्सक्रीशन जो होती है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होती है। तो ये फीचर्स हैं। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हो इसमें आर्थ्रोपोडा में। ग्रासहोपर है, प्रेइंग मैंटिस है, बहुत से एग्जाम्पल है, आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अगला देखिए, और इसमें जो रेस्पिरेशन है बुक लंग से इनसे होती है। ट्रैकियल सिस्टम होता है इनके अंदर, जैसे कॉकरोच के अंदर। तो आप इसमें रेस्पिरेशन का भी बता सकते हैं। अगला देख लीजिए, राइट 3 टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू प्लांट्स। ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। राइट क्लीन एंड वेल लेबल डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइट इट्स फंक्शन। देखिए सिंपल सा डायग्राम बनाया है। सिंपल से डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा। इसके आउटर मेम्ब्रेन दिखा देनी है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है और क्रिस्टा फॉर्म करती है, क्रिस्टी बोलते हैं इनको, और मैट्रिक्स है, और 2 मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है। तो इस तरह से आप ये 2-4 बातें बता सकते हैं डायग्राम में। फंक्शन देख लीजिए, आपको पता ही है, यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। सेकंड है यहाँ एटीपी सिंथेसिस भी होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और इसमें इसके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए इसमें प्रोटीन सिंथेसिस भी हो जाती है। तो ये इसके फंक्शन लिख देना आप। व्हाट आर न्यूक्लियर पोर्स, स्टेट देयर फंक्शन। ये इसमें इंटरनल चॉइस दे रखी है, या तो माइटोकॉन्ड्रिया वाला क्वेश्चन करिए या फिर न्यूक्लियर पोर वाला करिए। देखिए न्यूक्लियर पोर क्या होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स आर माइन्यूट पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र होते हैं, फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स 2 मेम्ब्रेन्स एट ए नंबर ऑफ प्लेसेस। मतलब कि ये जो पोर्स बनते हैं ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में का फ्यूजन होने से ही बनते हैं। जहाँ वो फ्यूज हो जाते हैं वहाँ पोर्स बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। तो फंक्शन क्या होते हैं इनके, न्यूक्लियर पोर्स रास्ता बनाते हैं किसके लिए, इस रास्ते के थ्रू क्या है, मूवमेंट होती है आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की इन बोथ डायरेक्शन, यानी न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में भी चले जाएंगे और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर भी आ जाएंगे। तो ये इसका फंक्शन हो जाता है। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की 3 प्रमुख अवस्थाओं के बारे में बताना है। राइट इन डिटेल द 3 मेन स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट है लाइट अब्जॉर्प्शन। इसमें क्लोरोफिल ए है, बी जेंथोफिल्स कैरोटिनोइड्स हैं, और ये अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। ये लाइट को अब्जॉर्ब कर लेंगे, और फिर लाइट अब्जॉर्ब होने से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन होता है, ये थाइलाकोइड में होती है। यहाँ जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो जाएगा, वाटर टूट जाएगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन भी रिमूव हो जाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ से निकलती है, एटीपी और एनएडीपीएच भी बनती है यहीं पर। डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होता है, ये स्ट्रोमा में होता है। जो लाइट रिएक्शन में एनएटीपी और एटीपी और एनएडीपीएच बना था वो यहाँ पर यूज़ करते हैं, और उसकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से आपको ये मेन स्टेप बताने हैं। इसके इंटरनल चॉइस में भी आपको दे रखा है ना, 30वां क्वेश्चन दे रखा है, राइट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या ह्यूमन हार्ट का। अब हार्ट के बारे में तो बिल्कुल 10th वाला क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें बताना है कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर होते हैं, वो स्मॉल होते हैं, उनको एट्रिया बोलते हैं, लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया। इसी तरह जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो नीचे वाले लोअर चैम्बर होते हैं वो लार्जर होते हैं, वो भी लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल्स कहलाएंगे। अब फिर ये बता देना है कि जो 2 हमारे ऊपर वाले जो एट्रिया हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हैं, उनके बीच में कौन सा सेप्टम होता है, इंटर एट्रियल सेप्टम होता है। देखिए 2 एट्रिया के बीच में तो इंटर एट्रियल के बीच में तो इंटर लग जाएगा, इंटर एट्रियल सेप्टम से वो दोनों जो है सेपरेट होते हैं। इसी तरह जो है राइट और लेफ़्ट और राइट एट्रियम सेपरेट हो गए, इसी तरह राइट और लेफ़्ट वेंट्रिकल भी सेपरेट हो जाते हैं, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये ऐसे याद रख लेना। फिर है अगला क्वेश्चन, मतलब ना ये 2 अब
एट्रियम और जो वेंट्रिकल है वो भी एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। उस सेप्टम को क्या बोलेंगे? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बोलेंगे। तो ये एट्रिया भी सेपरेट हो गए एक दूसरे से, वेंट्रिकुलर भी सेपरेट हो गए, और एट्रिया और वेंट्रिकल भी इन सेप्टम से सेपरेट हो जाते हैं। ओपनिंग बिटवीन द एट्रियम एंड राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। अब देखो एट्रियम से बीच में सेप्टम तो आ गया, लेकिन ओपनिंग भी है उनके बीच में। भाई एट्रियम से कुछ ना कुछ वेंट्रिकल में आएगा, तो उस ओपनिंग के थ्रू आएगा। तो उस ओपनिंग को क्या बोलते हैं? जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग है उसको ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। देखिए मैं बच्चों को इसको याद करने का तरीका बताती हूँ। जैसे लेफ्ट वाला हिंदी में बायां होता है, बायां, लेफ्ट यानी बायां, बायां माने बाइकस्पिड वाल्व, बी से बाइकस्पिड वाल्व, मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं इसको। बाइकस्पिड वाल्व से ये ओपनिंग होती है इन दोनों के बीच में, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाई वाले को ट्राई लिखा देते हैं, ट्राई वाले को बाई लिख देते हैं। तो बाइकस्पिड का मतलब लेफ्ट साइड है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच के जो ओपनिंग है वो कौन गार्ड करता है? ये वाल्व करती हैं। तो बाइकस्पिड वाले लेफ्ट साइड में है, ट्राइकस्पिड वाली फिर हो जाती है ऑटोमेटिकली राइट साइड में। इस तरह से आपको याद करना है। और फिर जो ये तो हो गया गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जैसे कि ओपनिंग एट्रियम की ओपनिंग हो रही वेंट्रिकल में, अब वेंट्रिकल की भी तो ओपनिंग होती होगी कहीं ना कहीं। तो वेंट्रिकल की जो ओपनिंग होती है वो उनके लिए क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी होती हैं और पल्मोनरी आयोटा होता है, दो चीज़ों में। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो तो आयोटा में जाएगा, तो उसके लिए भी ओपनिंग है, सेमिलुनर वाल्व है ओपनिंग, उनको बोलेंगे। तो पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में क्या होती हैं? सेमिलुनर वाल्व होती हैं। तो इस तरह से ये आप इसका स्ट्रक्चर लिख देंगे। हार्ट का फंक्शन क्या पता है आपको? ये सर्कुलेट कर देते हैं ब्लड को टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इस ब्लड फ्लो को मेंटेन करते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए। पंपिंग का काम करते हैं। हार्ट बीटर जो भी है हमारा इसी से होता चलता है सब कुछ। इसका इंटरनल चॉइस में दे रखा है कि आप डिफ्रेंशिएट करिए बिटवीन स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल्स। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्ट्रेटेड मसल्स क्या होती हैं? ये वॉलंटरी मसल्स होती हैं, वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे लोकोमोटरी एक्शंस हैं, चेंज ऑफ बॉडी पोस्चर्स है, हम बॉडी अपने पोस्चर को कैसे भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। नॉन स्ट्रेटेड मसल जो है ये कंट्रोल इनवॉलंटरी और एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जैसे कि फूड ट्रांसपोर्ट करता है अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, गैमेट्स आते हैं, तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, मसल का कोई कंट्रोल नहीं होता। दे हैव अल्टरनेट, स्ट्रेटेड मसल्स में अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, जिसके कारण उसको हम स्ट्रेटेड मसल बोल देते हैं। उसमें ये कोई स्ट्रेशन नहीं होती इसमें, इसलिए स्मूथ अपीयर होती हैं, इसके लिए इनको नॉन स्ट्रेटेड स्मूथ मसल्स बोल देते हैं। थर्ड है दीज आर अटैच्ड टू बोन्स, ये बोन्स के साथ अटैच्ड होती है, इसके लिए इनको स्केलेटल मसल बोल देते हैं। ये जो होती हैं ये दीज आर फाउंड इन द इनर वॉल्स ऑफ द होलो विसरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, लाइक एलिमेंट्री कैनाल में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर मिलती है, तो ये स्मूथ हैं। तो इस तरह से आप ये डिफरेंस लिख सकते हैं। अब हमारा सेक्शन डी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन डी जो है 5 नंबर, सेक्शन डी में जो है यहाँ पर वैसे तो केस स्टडी आने चाहिए थे, लेकिन अब पता नहीं कैसा क्वेश्चन सेट किया है एग्जामिनर ने। यहाँ क्वेश्चन ही है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स द मेन फीचर्स ऑफ विटेकर्स 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, आल्सो मेंशन 2 लिमिटेशन ऑफ द दिस सिस्टम। देखिए पहले लिमिटेशन देख लेते हैं। एक तो वायरस को ये क्लासीफाई नहीं कर पाया था। दूसरा है प्रोटिस्टा इज टू हेट्रोजिनस, हेट्रोजिनस का मतलब है प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में ऐसे सभी जीव हैं जिनके फीचर्स प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स से भी मिलते हैं, जैसे यूग्लिना है, इसमें फीचर्स जो होते हैं प्लांट से मिलते हैं और है ये प्रोटिस्टा। इसी तरह जो प्रोटोजोन्स हैं वो एनिमल्स जैसे दिखाई देते हैं, और कई ऐसे होते हैं जो फंगस से भी मिलते जुलते हैं, मतलब इसका सभी के साथ लिंक दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा ये इसके लिमिटेशन बाउंड्री की इसमें लिमिटेशन नहीं है, तो इस तरह से इसको हेट्रोजिनस माना गया है। इसका देख लेते हैं क्या है विटेकर का।
और ऐसा ही बिल्कुल इसकी इंटरनल चॉइस में दे दिया भाई, मोनेरा के फीचर्स बताइए और उनको कंपेयर करिए प्रोटिस्टा के साथ। तो ये देखिए, पहले ये दे रखा है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आप इस टेबल जो टेबल दे रखी है एनसीईआरटी की बुक में, वही टेबल है ये। तो इससे आप बता सकते हैं, एक तरफ करैक्टर लिख रखे हैं और ऊपर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, यानी उसने 5 किंगडम दिए थे, प्लांट एनिमलिया। तो सेल टाइप कैसी है, मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा और सारी जितने भी हैं वो यूकैरियोटिक है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमल ऑल आर यूकैरियोटिक्स। सेल वाल के बारे में बात कर लेते हैं। मोनेरा में जो सेल वाल होती है वो नो सेलुलोज की नहीं बनी होती, पॉलीसेकेराइड्स और अमीनो एसिड की बनी होती है। प्रोटिस्टा में कुछ में होती है सेल वाल, फंजाई में भी काइटिन की बनी होती है, प्लांटी में सेलुलोज की बनी होती है, एनिमलिया में एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है मोनेरा प्रोकैरियोटिक में, जो न्यूक्लियस होता है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसमें न्यूक्लियोइड बोला जाता है। और सभी में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी सभी और एनिमलिया सभी में प्रेजेंट होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, यानी सेलुलर होती है। जो प्रोकैरियोटिक तो वो यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोटिस्टा भी जो है यूनिसेलुलर हैं। जो फंजाई है यहाँ से मल्टी सेलुलरिटी स्टार्ट होती है और सभी आगे जो है मल्टी सेलुलर होते हैं। टिश्यू ऑर्गन है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, मल्टी सेलुलर है ये। प्लांटी में भी टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आ गया है और एनिमलिया में भी आ गया है। फिर जो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो मोनेरा है उसमें ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक दोनों तरह का, कीमोसिंथेटिक भी और फोटोसिंथेटिक भी। हेटरोट्रॉफिक जो है वो भी सेप्रोफाइटिक भी है और पैरासिटिक भी है। प्रोटिस्टा में जो है ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफिक है। फंजाई में हेटरोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक सभी हैं इसमें। प्लांटी में सिर्फ ऑटोट्रॉफिक है, हेटरोट्रॉफिक बना लो। हेटरोट्रॉफिक जो है होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक एटसेट्रा है। इसके एग्जांपल देखिए, एग्जांपल दे रखे हैं। मोनेरा में बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा में अमीबा पैरामीशियम है, फंजाई में ईस्ट म्यूकर आ जाएगा, प्लांटी में बहुत से प्लांट है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, एनिमल में बहुत से एग्जांपल है, कोई भी लिख सकते हैं आप। तो इसके इंटरनल चॉइस में जो दे रखा है वो ये दे रखा है, इसी के 2 करैक्टर हैं जो अभी मैंने समझाए हैं, वही कंपेरिजन है, आप इसको अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट रूट विद डायग्राम, स्टेट 2 फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। अब स्टोमेटा के भी फंक्शन पूछ लिए हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, ट्रांसपिरेशन है, इसका देख लेते हैं। अब डायग्राम देखिए, आपको अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे ऊपर रूट हेयर दिखा देना है, एपिडर्मिस दिखानी है, कोर्टेक्स देखिए पेरेन्काइमा का बना होता है, एंडोडर्मिस देखिए पिंक वाली जो है एंडोडर्मिस है, और पास करके दिखा देती हूँ। एंडोडर्मिस पिंक वाली हो गई। फिर ये देखिए जो है उसके आगे है ये पेरिसाइकल आ गई है, पेरिसाइकल। फिर देखिए प्रोटोजाइलम, देखिए इसमें प्रोटोजाइलम जो है पेरिफ्री की तरफ होता है, और मेटाजाइलम जो होता है अंदर की तरफ होता है, यानी एग्जार्स कंडीशन होती है रूट के अंदर। प्रोटोजाइलम टुवार्ड्स द पेरिफ्री और मेटाजाइलम टुवार्ड्स द इसमें पिथ की तरफ होती है, तो ये एग्जार्स कंडीशन होती है। पिथ इसमें जो होती है डाइकोट रूट में स्मॉल होती है। और जो है फ्लोएम देखिए, ये फ्लोएम दिखा रखा है जाइलम के पास, फ्लोएम है, अल्टरनेट उसमें है ये जाइलम, फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट होते हैं और सेम रेडियाई पे होते हैं ये। तो इस तरह से आप ये डायग्राम बनाना अच्छा सा। और फिर इसकी जो आपको लिखना है स्ट्रक्चर है, आउटर मोस्ट जो जो हम पढ़ के आए हैं वही बातें इसमें देख रही हैं। बाहर वाले एपिबुलमा है, एपिबुलमा से बहुत से रूट हेयर्स, यूनिसेलुलर रूट हेयर बाहर निकले हुए हैं। कोर्टेक्स में बहुत सी लेयर है, पेरेन्काइमा सेल की बनी होती हैं, उनमें इंटरसेलुलर स्पेस होता है। ये देखिए इसमें देखो बीच में ये तो वाइट वाइट नज़र आ रही, सारा इंटरसेलुलर स्पेस है इनके बीच में। इनर मोस्ट लेयर जो होती है कोर्टेक्स की, एंडोडर्मिस है, और एंडोडर्मिस में जो सेल होती है वो बैरल शेप्ड होती हैं, विदाउट एनी इंटरसेलुलर, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इनके बीच में। टेंजेंटल एज वेल रेडियल वाल जो होती है इसकी, उसमें किसकी डिपोजिशन होती है, सुबेरिन की डिपोजिशन होती है। और सुबेरिन जो होता है वो वाटर इम्परमेबल होता है, बैक्सीमेटेड होता है, पानी को अंदर नहीं जाने देता। इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। एंडोडर्मिस से आगे है लाइज ए फ्यू लेयर्स, कुछ थिक वाल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स
कई लेयर की बनी होती है, पेरिसाइकिल और पैरेन्काइमेटस टिश्यू होता है इसमें। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स एंड वस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स। इन सेल में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, पिच स्मॉल होती है और इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है न। पैरेन्काइमेटस सेल जो है वो किस किस के बीच में है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में पड़ी होती है, कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू बोलते देते हैं। 2 से 4 जाइलम होते हैं इसमें, और फ्लोएम जो है पैचेज होते हैं। 2 से 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज होते हैं। बाद में जो है कैम्बियम रिंग बाद में डेवलप होती है जाइलम फ्लोएम के बीच में। सभी टिश्यू जो हैं एंडोडर्मिस के इनर साइड पे हैं, जैसे कि एंडोडर्मिस के जो इनर साइड है उन सबको क्या बोल देते हैं, स्टील। उसमें क्या क्या आ जाएंगे, पेरिसाइकिल होती है एंडोडर्मिस के अंदर, वस्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम हो जाएगा और पिथ हो जाएगी। ये सभी मिलकर स्टील बनाते हैं। तो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में स्टील का भी पूछ लेते हैं, व्हाट इज स्टील। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका इंटरनल चॉइस में दे रखा है, एक्सप्लेन द एनाटॉमी और मोनोकोट स्टेम विद डायग्राम। अब मोनोकोट स्टेम थी, ये डाइकोट रूट थी। इसमें एंडोडर्मिस के फंक्शन पूछ लिया। एंडोडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, ये मूवमेंट को ही रेगुलेट करती है, सब्सटेंस इसके अंदर से बाहर जाती है उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करेगी, और प्रोटेक्टिव बाउंड्री की तरह भी एक्ट करती है ये एंडोडर्मिस, और स्टार्च को स्टोर करके रखती है और इंटरनल प्रेशर को मेंटेन करती है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं मोनोकोट स्टेम का। देखिए इस तरह से जब कट करते हैं तो हमें ऐसे ऐसे मोनोकोट स्टेम दिखाई देती हैं। इसमें एपिडर्मिस है बार लेयर, उसके अंदर वाली हाइपोडर्मिस होती है। ये देखिए वस्कुलर बंडल कैसे पड़े हुए हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं। ग्राउंड टिश्यू देखिए इस तरह से ये पड़े हैं। जब इसको बंडल को देखो, हम देखेंगे खोल के तो देखो ऐसा दिखाई देगा एपिडर्मिस। इसको मतलब पूरा एनलार्ज करके देखेंगे तो कैसा दिखाई दे रहा है, एपिडर्मिस आउटर लेयर है, फिर हाइपोडर्मिस बनी हुई है, फिर यहाँ देखिए वस्कुलर बंडल दिखा रखे हैं, वस्कुलर बीच में ग्राउंड टिश्यू है। अब ये वस्कुलर बंडल फ्लोएम जाइलम देखिए ब्लैक से ये दिखा रखे हैं। इसमें ये देखिए ये जो जाइलम है ये वाले जाइलम है, और ये जो है आँख जैसा सा दिखाई दे रही है जाइलम है, और ये इधर वाले फ्लोएम हो जाएगा। ये जैसे 2 आँखें सी दिख रही है, ये इसमें जाइलम है, ये 2 जाइलम इस तरह से जैसे इसमें ये दिखा रखे हैं। ये जो बीच में रेड, बीच में वाइट ये दिख रहा है ब्लैक, ये जो है ये जाइलम है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। मोनोकोटिलिडन स्टेम में बाहर वाली एपिडर्मिस है, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसने बाहर जो क्यूटिकल भी होती है इसके अंदर। मोनोकोट स्टेम इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है, जैसे हमने भी पढ़ा एपिडर्मिस के ठीक आगे क्या है हाइपोडर्मिस है, वो और कौन से टिश्यू की बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमेटस सेल से बनी होती है। और लार्ज नंबर ऑफ इसमें बहुत से स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल हैं, जैसे अभी हमने देखे थे डायग्राम में, और उनके बाहर जो है जो ये वस्कुलर बंडल स्कैटर्ड उनके बाहर स्क्लेरेन्काइमेटस की बंडल शीट बनी होती है। और लार्ज कंस्पिरेंस पेरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, जो ग्राउंड टिश्यू दिखा रखा था वो पेरेन्काइमा का बना होता है। जो वस्कुलर बंडल होते हैं कॉन्जॉइंट होते हैं एंड क्लोज्ड होते हैं। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वंस। जो पेरिफेरल वाले होते हैं वो छोटे हैं, सेंट्रली लोकेटेड देखिए ध्यान से, ये देखो पेरिफेरल वो छोटे हैं, बीच में बड़े आ गए हैं। तो पेरिफेरी वाले जो वस्कुलर बंडल वो क्या हैं छोटे हैं, और बीच वाले जो हैं बड़े हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा जो इसके अंदर एब्सेंट होता है, एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज़ आर प्रेजेंट विद इन द वस्कुलर बंडल। इनके अंदर वाटर कैविटी प्रेजेंट होती है। देखिए ये इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, सेक्शन डी ई का है अगला क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। अब है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग द फ्लूइड मोइजिक मॉडल। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव, ये हमारे सिलेबस में नहीं। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला हमारा जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है, तो ये नहीं है।
लेकिन थोड़ा सा उसमें दे तो रखा है उसमें। चलो इसमें कर लेना चाहिए हमें, आगे देख लेते हैं क्या है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूजिंग द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये हो जाएगा। डायग्राम देख लेते हैं। देखिए जो हमारी ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया था सिंगर और निकोलसन ने दिया था, इसमें उसने बताया था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाइलेयर है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती बाइलेयर है। देखो दिखा रखी है बाइलेयर, एक ऊपर दिखा रखी है जो हाइड्रो जो फिलिक हेड है, राउंड राउंड जो है गोल गोल है वो हेड है, और जो नीचे दो टांग से दिखा रखी हैं टेल है। तो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ है और टेल है जो अंदर की तरफ है। हाइड्रोकार्बन बनी होती है, ये हाइड्रोफिलिक टेल है। इनके बीच में आयन चैनल होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। देखिए, और जो प्रोटीन होता है वो इंटीग्रल प्रोटीन भी होता है। इंटीग्रल प्रोटीन का मतलब है वो पूरी मेम्ब्रेन से दोनों तरफ इंटीग्रेटेड है। और पेरिफेरल पर भी है। देखिए पेरिफेरी पे जो होता है वो पेरिफेरल प्रोटीन होता है। यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड भी अटैच होता है। कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स, देखिए कोलेस्ट्रॉल भी बीच में है इस मेम्ब्रेन में। तो ये इस तरह से इसका आप डायग्राम बना देना, ये सारा डायग्राम बना देना। और इसके बारे में क्या लिखना है आपने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, अभी हमने देखा डबल लेयर की बनी होती है। ईच फॉस्फोलिपिड हैज़ ए हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ टुवर्ड्स द आउटसाइड, एंड द हाइड्रोफोबिक सेल है वो बाहर अंदर की तरफ होती है, इनर साइड। अभी हम देख के आए हैं। प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। पेरिफेरल प्रोटीन है वो पेरिफेरी पे सरफेस पे होगा। प्रोटीन किस में हेल्प करता है, यहाँ पे इसका फंक्शन भी साथ साथ बता दिया कि प्रोटीन का जो फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और एंजाइमेटिक फंक्शन में होता है। कार्बोहाइड्रेट देखिए ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की फॉर्म में प्रेजेंट होता है इसमें, और ये सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट सेल को पहचानने में करता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में होता है, और ये फ्लूइडिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। यानी कि फ्लूइडिटी है उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने में कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है। फंक्शन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल है, ये कुछ ही सेलेक्टिव पदार्थों को, सब्सटेंस को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है, सभी को नहीं आने देता, इसलिए इसका नाम है सेलेक्टिव परमेबिलिटी। ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जैसे अभी अब ऊपर हम पढ़ के आए हैं प्रोटीन में, ये ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। सेल रिकॉग्निशन में जैसे कार्बोहाइड्रेट हेल्प करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन एज आइडेंटिटी मार्कर्स। कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, रिसेप्टर रिसीव करते हैं हार्मोन्स को, सिग्नल्स को। प्रोटेक्शन में बाउंड्री की तरह हेल्प करता है, ये गिव शेप देता है, प्रोटेक्शन देता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एटीपी चाहिए होती है इसमें, और पैसिव में कोई एटीपी नहीं चाहिए होती। और एक्टिव में जो मॉलिक्यूल्स है मूव फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन, पैसिव में मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसनट्रेशन। और इसमें एक्टिव में जो है कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं, और इसमें बिना ही कर थ्रू ऑस्मोसिस और फैसिलेटेड डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डिस्क्राइब मोनोसैक्राइड्स एंड पॉलीसैक्राइड्स विद एग्जांपल्स। इंटरनल चॉइस भी नहीं दी है, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस आनी चाहिए थी, एक ही क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दी है। तो कार्बोहाइड्रेट का भी ये हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉलीसैक्राइड्स वगैरह दे रखा है, इतना डिटेल नहीं दे रखा है। जो क्वेश्चन पूछा गया है बीएससी लेवल का क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसके लिए बुक में तो हमारे ऐसे दे रखा है, ये सारा पॉलीसैक्राइड दे रखा है इसमें। और जो हमारे उसमें पूछा गया है वो जो है ये इस तरह से पूछा गया है। ये देखिए स्ट्रक्चर पूछ लिया, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो चलो हमें पता है, इसमें भी दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना है, उसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, 1:1 रेशो में होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जो फीचर्स हैं
दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है एल्डोज। कीटोन ग्रुप का कीटोज, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो उसको एल्डोजिस बोल देते हैं, कीटोन ग्रुप होगा उसको कीटोजिस बोल देते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट में 3 to 7 कार्बन आइटम्स की जो चेन होती है। 3 मेन टाइप के इन्होंने बता दिया। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, सिंपल शुगर होती हैं, ये कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, इनको और हाइड्रोलाइज नहीं किया जा, इनको और टुकड़े नहीं किया जा सकते। जैसे कि ग्लूकोज जनरल फार्मूला जो है CnH2nOn होता है, ग्लूकोज दे रखा है। फिर है डाइसैक्राइड्स मेड ऑफ 2 मोनोसैक्राइड्स यूनिट्स कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म द मोनोसैक्राइड माल्टोज। पॉलीसैक्राइड जो है लॉन्ग चेन ऑफ द मोनोसैक्राइड, वो लंबी चेन होती है। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं जैसे स्टार्च, इस तरह से ये दे रखा है इसमें। लेकिन जो हमने अपनी NCERT में जो पढ़ा है उसमें तो यही चीज़ दिखा रखी है कि भाई क्या होता है ये, तो बच्चा तो ये NCERT वाला ही लिखेगा। इसमें ये बायोमोलिकुल्स में है, ये द एसिड इंसॉल्युबल पैलेट है, जैसे कि उसमें पॉलीसैक्राइड्स है जो इंसॉल्युबल है। ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है। पॉलीसैक्राइड्स में क्या होती है, लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स होती हैं, और इसमें दे आर द थ्रेड्स कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैक्राइड्स में बहुत से मोनोसैक्राइड्स होते हैं बिल्डिंग ब्लॉक, उससे पॉलीसैक्राइड बनेगी। सेलुलोज इसका जो है एग्जाम्पल हो गया। इसमें एक टाइप के वो होते हैं मोनोसैक्राइड्स, जैसे ग्लूकोज मिलकर सेलुलोज बना देता है। सेलुलोज क्या होगा, इस तरह होमोपोलीमर कहलाएगा, क्योंकि एक प्रकार के ही वो मोनोसैक्राइड से बना है। स्टार्च जो है वो स्टार्च क्या है, इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। स्टार्च प्लांट टिश्यू में एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। एनिमल्स में क्या है, इसका वेरिएंट हो गया ग्लाइकोजन। इनुलिन हो गया फ्रुक्टोज का पॉलीमर फ्रुक्टोज से जो इनुलिन बनता है। अगर बात करें पॉलीसैक्राइड्स चेन की करें तो ग्लाइकोजन देखो नीचे दिखा रखी है, ग्लाइकोजन चेन बन गई, ग्लूकोज जुड़ के। इसका जो राइट एंड होता है वो रिड्यूसिंग एंड होता है, और लेफ्ट एंड होता है वो नॉन रिड्यूसिंग एंड होता है। ये इसकी दिखा रखी है ब्रांचिंग। स्टार्च फॉर्म हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और स्टार्च जो है वो आयोडीन को होल्ड कर सकता है, इसलिए हेलिकल पोर्शन में, क्योंकि वो हेलिकल है तो वो ब्लू कलर दे देता है आयोडीन की प्रेजेंस में। और सेलुलोज जो है उसमें ये कम एलिक्स नहीं होते, इसलिए वो आयोडीन को होल्ड नहीं कर सकता और उसमें ब्लू कलर नहीं आता। प्लांट सेल वाल जो होती है सेलुलोज की बनी होती है, और ये कहाँ यूज़ करते हैं, प्लांट पल्प में। और कॉटन फाइबर जो है वो सेलुलोज की भी होता है। और भी कम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, अमीनो शुगर्स एंड केमिकली मॉडिफाइड शुगर्स हो गए, ग्लूसामीन, एनिस्टाइल ग्लाइकोसामीन एट्सेट्रा। जो आर्थ्रोपोड का एक्सोस्केलेटन हमने अभी पढ़ा था कि काइटिन का बना होता है, वो भी पॉलीसैक्राइड ही होता है। दीज कम्प्लेक्स पॉलीसैक्राइड्स आर मोस्टली होमोपोलीमर्स। ये क्या होते हैं, मोस्टली होमोपोलीमर। तो दो हमारी बुक में ऐसा दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया अलग तरीके से, तो इस तरह से। अगला है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन मैन विद लेबल डायग्राम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ये भी देख लेते हैं हम क्या है इसका। रेस्पिरेशन दे रखा है, पहले एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम। ये देखिए हवा जो है एयर अंदर कर रही है, आ रही है, इंस्पिरेशन हो जाएगा जब एयर अंदर आती है। जब एयर अंदर आती है देखो रिब्स और स्टर्नम जो है ऊपर उठ जाएगा, और जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा, और इससे क्या होगा, अंदर वाली जो कैविटी है वो थोरैक्स की वो बढ़ जाएगी। देखो बढ़ी हुई है नीचे वाले डायग्राम में, और ऊपर रेड वाला पोर्शन देखिए, रेड वाला पोर्शन बढ़ गया है ऊपर वाले में जब हवा अंदर आ रही है। नीचे वाले पोर्शन में देखिए जब हवा बाहर निकल रही है तो जो रिब्स और स्टर्नम वहाँ पर रेज हो गई थी, यहाँ पर वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ गई है, नॉर्मल पोजीशन में आ गई है। डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया है, ऊपर की तरफ चला गया है, और जो वॉल्यूम थी जो बढ़ गई थी वो वापस नॉर्मल पोजीशन डिक्रीज हो गई है। तो ये होता है एक्सपायरेशन। अब देख लेते हैं इंस्पायरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव डाउनवर्ड। अभी देख के आए हम। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट
रेजिंग द रिब्स अपवर्ड, रिब्स को ऊपर उठा देती है, और आउटवर्ड, ऊपर और बाहर की तरफ। थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड हो जाएगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स फिर डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गई तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा। अंदर एयर प्रेशर कम हो गया तो बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से हवा अंदर आ जाएगी। एक्सप्रेशन में क्या होता है, डायफ्राम जो रिलैक्स हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और नीचे की तरफ आ जाता है। रिब्स कम बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन, रिब्स अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं। थोड़ी सी कैविटी जो है डिक्रीज हो जाती है। एयर प्रेशर अंदर जो है वो बढ़ जाता है, अंदर बढ़ने से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ चली जाती हैं। गैसेस एक्सचेंज इन एल्वियोलाई, ऑक्सीजन जो है क्या होती हैं, वो डिफ्यूज़ हो जाती हैं एल्वियोलाई से, ऑक्सीजन उसमें चली जाएगी ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड से लंग्स में आ जाएगी, ये ऐसे एक्सचेंज हो जाएगा। अब रोल क्या है हीमोग्लोबिन का है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर एंटर कर गई, जैसे अभी एक्सचेंज होने से कर गई एल्वियोलाई ब्लड, एंड फिर वहाँ पर ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है, और बाइंड करके फिर वो आरबीसी में होती है, तो वो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन प्लस HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती हैं, और उसको ऑक्सीजन को पहुंचा के आती है हर एक पार्ट्स पे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इस तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका 20 से 25% जो CO2 है वो हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कार्बाइमिनो हीमोग्लोबिन बना लेता है, और वो उसको लंग्स के पास लेके जाते हैं फ्रॉम बॉडी थ्रू ब्लड के थ्रू। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है, ऑक्सीजन को अंदर बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाना है। तो इस तरह से एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारा जो है इसके इंटरनल चॉइस में दे रखा है क्वेश्चन, वो लास्ट में ही है, ये देखिए। इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का दे रखा है। हाउ इज ऑस्मो रेगुलेशन कंट्रोल बाय द किडनीज, देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर में क्या है, किडनी है, दो होती हैं, बीन शेप्ड की होती हैं, और ये आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, अपना जो वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ होती हैं। एक बाहर वाला हिस्सा इसका कोर्टेक्स होता है, इनर वाला मेडुला होता है। हर एक किडनी के अंदर जो है 1 मिलियन जो नेफ्रॉन होते हैं, और ये फंक्शन स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट होती है इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की। फिर यूरेटर भी दो होते हैं, नैरो मस्कुलर ट्यूब्स होती हैं जो यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम ईच किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर के बाद। यूरिनरी ब्लैडर जो एक होता है मस्कुलर होता है, इलास्टिक होता है, और इस यूरिन को स्टोर करता है टेम्परेरीली। यूरिथ्रा जो है ट्यूब होती है थ्रू विच यूरिन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। फंक्शन क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ब्लड इज फिल्टर हो जाता है अंडर प्रेशर इन ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल के अंदर। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है यूजफुल सब्सटेंस आर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ट्यूबुलर सिक्रेशन का मतलब है एडिशनल वाटर सीक्रेट हो जाता है ट्यूबुल के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन फाइनल फिल्ट्रेट कोलैक्स इन कोलैक्टिंग डक्ट। एक्सक्रीशन का मतलब है यूरिन स्टोर्ड इन ब्लैडर एंड रिलीज थ्रू द यूरेथ्रा। ऑस्मो रेगुलेशन का पूछा गया है, क्या है इसमें, एंटी डायरेटिक हार्मोन होता है, वो उसका एक्शन होता है, वो डिस्टिल ट्यूबुल एंड कोलेक्टिंग डक्ट की जो है परमेबिलिटी को बढ़ा देती है। ये देखिए सल्सर रीजन में वहाँ पर पूछा, वहाँ पे आया था, वहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ था, लेकिन ये करता क्या है, इंक्रीज करता है, परमेबिलिटी को घटाता नहीं है, बढ़ाता है। फिर इससे क्या होता है, ये होने से मोर वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के अंदर, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करना है, परमेबिलिटी बढ़ेगी तो ही वो अंदर आ जाएगा। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, लूप ऑफ हेनले एंड वासा रिएक्टर हेल्प इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यानी कि अब यूरिन को कंसंट्रेट बनाना है, यानी उसमें से वाटर अब्जॉर्ब करना है। अपोजिट फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन ब्लड, ब्लड में अपोजिट फ्लो करता है। डिफरेंट परमेबिलिटी ऑफ लिम्स, अलग अलग परमेबिलिटी होती है लिम्स की, असेंडिंग लिम्ब डिसेंडिंग लिम्ब जो होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ हाई मेडुलरी कंसंट्रेशन, फिर जो मेडुला भी हो जाता है वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो इस तरह से हाई ऑस्मोटिक ग्रेडियंट इज क्रिएटेड यहाँ पर। तो इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन हो जाता है, कंसनट्रेटेड और कोलेक्टिंग में जाता है, यूरेटर के थ्रू वो यूरेथ्रा में चले जाएगा और फिर वहाँ पर टेम्परेली स्टोर हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा हो जाता है पूरा ही। तो भाई देखिए इसको 11th वाले बच्चे, कैसा एग्ज़ाम हुआ है आपका। थैंक वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई डाउट है तो
और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।